पम्मी बेशक पंजाबन थी, लेकिन पम्मी की बहू नंदनी साउथ इंडियन थी, क्योंकि पम्मी के बेटे आलोक की नंदनी के साथ लव मैरिज हुई थी और दोनों ही काफी समय बाद घर पर आए थे। अरे बहू, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो वैसी की वैसी ही है। तेरी ये कमर तो और भी पतली हो गई है। ऐसा क्या खाती है? अरे वही खाती होगी, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, जिसे खाकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो बरसों से भूखी हूँ मैं। हाँ, ये कही ना तूने 100% की बात। वैसे अब बहू आई है तो बहू के हाथ का डोसा, अप्पा, इडली ये सब खाऊंगी जरूर। अरे ये जो तूने अप्पा बोला है उसे अप्पे बोलते हैं। वैसे भी ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहू के हाथों का साउथ इंडियन खाने के लिए मैं मना नहीं करूँगी। अच्छा, ये सब तो बात की बात है। पहले तू मेरी बहू को अंदर तो आने दे। बहू आजा अंदर। नंदनी बेहद ही खूबसूरत थी और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पतली दुबली थी, जिसे देखकर हर कोई यही कहता था कि कितनी पतली दुबली बहू है पम्मी तेरी। अब देर शाम पम्मी हॉल में बैठी होती है, तभी उसका बेटा आता है। माँ, हम बस कल तक ही हैं, तो आप नंदिनी को घुमा देती। अरे कल के लिए? ऐसा क्यों? अगर तेरे पास समय था ही नहीं तो तू नहीं आता। जब मैंने तेरा और बहू का इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर लेती। हाँ माँ, लेकिन काम आ गया है, वो जरूरी ज्यादा है, आप तो जानती हो ना। कल क्यों? तू अभी निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसा बेटा होना ना होना बराबर है। 4 दिन के लिए आया है, उसमें भी मुझे अकड़ दिखा रहा है कि काम है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है माँ, 2 दिन और रुक जाता हूँ। अब खुश? पम्मी अपने बेटे की बातों से गुस्सा हो जाती है, लेकिन नंदनी किचन में काम करते हुए ये बातें सुन रही होती है। तभी वो हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ 1 महीने से ज्यादा रुकने वाली हूँ। अगर किसी को कोई भी काम याद आ रहा है ना तो वो जा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ ना पूरे होश में कह रही हूँ। मुझे माँ जी के साथ रहना है और माँ जी से पंजाबी डिशेस सीखनी है। वो सब तो ठीक है नंदिनी, लेकिन हम इतना रुक नहीं सकते। अरे यार नंदिनी, मुंबई का काम खराब हो जाएगा, समझो ना थोड़ा। सुन लिया तूने बहू ने क्या कहा? अब जाकर अपने लिए टिकट करवा ले। बहू यहाँ 1 महीने रुकने वाली है। अगर ये रुकेगी ना तो मैं भी रुकूंगा। भला मैं अकेले क्यों जाऊं? वैसे भी उस घर में मुझे बहुत डर लगता है। दिन में भी ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। इसके डरने की आदत अब तक नहीं गई। बहू ये सब छोड़ और मुझे बता, तू खाने में क्या बना रही है? माँ, खाने में तो डोसा, सांभर और इडली बना रही हूँ। इसमें ज्यादा तेल भी नहीं है और ये हेल्दी भी होता है। ठीक है बहू, तेरे आने से कम मुझे आराम तो मिलेगा। और देर शाम नंदनी सबके लिए साउथ इंडियन डिश बनाती है, जो पम्मी को भी काफी पसंद आती है। सभी खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब देर रात करीब 12 बजे पम्मी को भूख लग जाती है। अरे अभी तो रात के 1 ही बज रहे हैं और ये क्या? मुझे इतनी भूख क्यों लगी हुई है? जैसे मैं ना जाने कितने दिनों से भूखी हूँ। क्या करूँ? किचन में देखती, खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। पम्मी इतना बोलकर किचन में जाती है, लेकिन उसे खाने के लिए किचन में कुछ नहीं मिलता। अब पम्मी भी अपना पेट पकड़े हुए हॉल में बैठ जाती है। लगता है आज भूख से मेरी मौत ही होगी। क्या करूँ? रजनी से कुछ खाने को मांगू क्या? वैसे भी उसकी खिड़की खुली रहती है। इतना बोलकर पम्मी देर रात ही अपनी पड़ोसन के घर पहुंचती है और खिड़की के रास्ते अपनी पड़ोसन रजनी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी रजनी की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही चिल्लाने लगती है तो पम्मी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अरे अरे, सारे मोहल्ले को जगा देगी क्या? भूख लगी है, खाने आई हूँ। इतनी रात तो मेरे घर खाने आई है, वो भी खिड़की टापकर। हे प्रभु, तू मेरी पम्मी को ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। इसकी बहू के आते ही घरों का खाना चोरी करने लगी है। पम्मी, मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। मैं तेरे लिए गुड़ से लिपटी रोटी लेके आती हूँ, जो मैंने सुबह ही गाय को खिलाने के लिए रखी है। छी, तूने मुझे गाय भैंस समझ रखा है क्या? अच्छा ये सब छोड़ और बता कि रात में जो कुछ बना था वो बचा हुआ है तो जल ले आ। लेकिन पहले तो तू मुझे ये बता, तेरी बहू ने रात में खाना नहीं दिया क्या तुझे? अरे मुझे तो पहले से ही पता था तेरी बहू से तेरी जिंदगी बन ही नहीं सकती। अरे नहीं, मेरी बहू जैसी बहू तो यहाँ पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं है। बल्कि रात में तो बहू ने इडली, डोसा, सांभर सब बनाया था और तो और मैंने पेट भर कर खाया भी था। लेकिन फिर भी तुझे भूख लगी थी, ऐसा क्यों? कहीं तू मेरे घर किसी मकसद से तो नहीं आई है? क्योंकि मुझे तुझ पे शक हो रहा है। तू मान या ना मान। अरे चुप कर जा और खाने के लिए ले आ। बहू के हाथों का बना डोसा, इडली सब मेरे पेट ने पचा लिया। अरे वो ठहरी मद्रासन और मैं कहा पंजाबन। मक्की की रोटी, आलू के पराठे, लस्सी पीने वाली। तो भला उस मद्रासन के खाने से मेरा क्या होगा? तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा? मेरी और उस मद्रासन की कमर को देख। अरे अब समझी, रुक मैं तेरे लिए लाती हूँ कुछ खाने के लिए। अब देर रात पम्मी अपनी पड़ोसन के घर खाना खाकर आती है।
अब अगली सुबह जब नंदिनी उठती है तो वो देखती है कि उसकी सास किचन में पराठे बना रही होती है, वो भी मक्खन वाले। माँ जी आप हटिए, मैं बनाती हूँ, और जब तक मैं हूँ ना तब तक आपको आराम करना है बस। बहू तू जाकर खाने के टेबल पर आलोक के साथ बैठ, मैं तुझे पंजाबी डिश खिलाती। अरे हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। माँ के हाथों का खाना खाओगी ना तो बस उंगलियां चाटती रह जाओगी। अपने पति और सास की बात सुनकर नंदिनी भी खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती है और देखती है कि उसकी सास ने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके लिए एक बड़े ग्लास वाली लस्सी है। ये आलू के पराठे हैं, ले आलोक, 4 तेरे, 3 नंदिनी के और 5 मेरे। और ये लस्सी दही जो जिसे लेना हो ले सकता है। माँ जी ये क्या है, इतना भारी आलू का पराठा, और आप मुझे 3 आलू के पराठे खाने को कह रही हो? हाँ हाँ और नहीं तो क्या। और वैसे भी जैसे तेरी कमर है उस हिसाब से तो मैं तुझे तीनों टाइम ही आलू के पराठे बड़े लस्सी के गिलास के साथ दूं। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे तो ये आधी भी नहीं खाई जाएगी। ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे चुपचाप खा और सारे खत्म हो जाने चाहिए। तेरे हाथों का डोसा इडली खाकर तो मुझे मौत ही आने वाली थी भूख से, लेकिन भला हो अपनी पड़ोसन रजनी का, जिसने मुझे रात का बचा हुआ खाना खिला दिया। हाँ माँ, मुझे भी ये डोसा इडली सांभर ये खाने के बाद भी ना मुझे भूख लग जाती है, और ये कितना हल्का खाना है ये तो आपको भी पता है। अब कुछ देर बाद ही 3 आलू के पराठे खाने के बाद नंदिनी को चक्कर सा महसूस होता है और वो उल्टियां करने लग जाती है। ये देखकर आलोक अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ क्या जरूरत थी आपको नंदिनी को जबरदस्ती आलू के पराठे खिलाने की? जरूरत तो थी ही ना, देख कितनी कमजोर है ये। और अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तू इसे कमरे में लेकर चल। अब पम्मी का फैमिली डॉक्टर आता है और वो नंदिनी को देखता है और पम्मी और आलोक से कहता है, देखिए आप लोग खामखा घबरा रहे हो। अरे दरअसल ये बात है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप पापा और आप दादी। अबे ओए, कैसा डॉक्टर है तू? मेरी बीबी ने आलू के पराठे खाए जिसके कारण उसे उल्टी हुई और तू कह रहा कि माँ बनने वाली है। देखिए आपको मुझ पे यकीन ना हो तो ठीक है, कहीं और ले जाइए और दिखा लीजिए, वो भी यही बात बोलेगा कि ये माँ बनने वाली है, इस कारण इन्हें उल्टी हुई है, ना कि आलू के पराठे खाने से। आप सही कह रहे हो, मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हो और मैं बाप। अब तो बहू तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक मैं दादी नहीं बन जाती। इस इंसिडेंट के बाद तो पम्मी अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है और उसे थोड़ा थोड़ा ही खिलाती है, लेकिन अपनी बहू की मर्जी का, और वो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती है। भोली अपने नाम की तरह ही भोली थी। वो लोगों की बातों में ज्यादा जल्दी आ जाती थी। भोली अपनी सौतेली माँ सरला और अपने पिता विनायक के साथ रहती थी। भोली महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक सोमवार भोली नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सरला उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ भोला की भोली, कहाँ चली? घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? माँ आपको तो पता है ना, आज सोमवार है और आज के दिन मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली हूँ। हा। घर में हमें दूध पीने को मिलता नहीं और तू उस काले पत्थर पर दूध चढ़ाने जा रही है। चल ला इधर लोटा और घर का सारा काम कर, समझी? सरला इतना बोलकर वहाँ से लोटा लेकर चली जाती है। ये सब देखकर भोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर घर का काम खत्म करती है। फिर शिव जी को दूध चढ़ाने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और सरला भोली को परेशान करती रहती है। ऐसे ही रक्षाबंधन आता है और भोली बहुत दुखी होती है। तभी उसके पिता विनायक आते हैं। क्या हुआ भोली, तू इतनी उदास क्यों है? माँ ने आज फिर तुझे कुछ कहा क्या? पिताजी, माँ तो हर रोज कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। माँ की बातें सुनने की तो आदत हो गई है। अच्छा, फिर क्या बात हो गई जो मेरी भोली इतना उदास हो गई है? कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, जब तू आज तक भोले को ही भाई मानती आई है तो कल भी उन्हें ही राखी बांध दियो ना, वो हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। हाँ पिताजी। चल ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए नए कपड़े और राखी लेकर आया हूँ। कल तू नए कपड़े पहनकर अपने भोले को राखी बांधने जाइयो। नए कपड़े और राखी देखकर भोली बहुत खुश होती है। विनायक और भोली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सरला आ जाती है और भोली के हाथ में सामान देखकर बोलती है, भला अपनी बेटी राखी के लिए नए कपड़े का क्या करेगी? भाई तो है नहीं इसका। हाँ, इसका भाई है ना। कौन? वो काला पत्थर?
जिस पर दुनिया भर का दूध बर्बाद करती है ये, इसे आज तक मिला ही क्या है? अरे क्या किया है इसके भोले ने? माँ, आज महादेव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। वो मेरे भाई हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं भी देख लूंगी कि क्या किया है तेरे भोले ने। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोली भी अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर और राखी लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनको राखी बांधती है और वहीं बैठकर शिवलिंग से बातें करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सरला भोली की शादी शंकर नाम के लड़के से करवा देती है। भोली के ससुराल में उसकी सास सीता और पति शंकर रहते थे। शादी के अगले दिन हमेशा की तरह भोली तैयार होकर मंदिर जा रही थी कि तभी सीता बोलती है, बहू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ दूध चढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। जो पूजा करनी है घर में ही कर, बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैंने अगर मना कर दिया है तो नहीं जाएगी बस, और अगर बहस करेगी तो खाल उतार दूंगी तेरी। सीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोली भी कुछ नहीं बोलती है और घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे करके भोली पर सरला अत्याचार करने लगती है। कभी उसको गर्म चिमटे से जला देती तो कभी उसे डंडे से बहुत मारती। ऐसे ही एक दिन भोली का पति शंकर नशे की हालत में आता है और उसको देखकर भोली कहती है, जी आपने शराब पी है? शराब पीना बुरी बात है। तू मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी बन कर रहा है। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जा यहाँ से और मेरे लिए खाना लेकर आ। परवर क्या कर रही है? रुक, तुझे बताता हूँ। शंकर गुस्से में भोली को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिससे भोली के पूरे शरीर पर निशान बन जाते हैं। भोली की आवाज सुनकर सीता भी उसको बचाने नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शंकर और सीता दोनों हमेशा भोली को मारते पीटते रहते थे। ऐसे ही एक सोमवार भोली बिना किसी को बताए मंदिर चली जाती है। वहाँ भोली की पड़ोसन विमला भोली को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे तू तो सीता की बहू है ना? जी मैं उनकी ही बहू हूँ, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सीता की पड़ोसन हूँ। तू कभी बाहर नहीं आई है ना, इसलिए तू मुझे जानती नहीं है। अच्छा पूजा हो गई तेरी? तो चल हम साथ में घर चलते हैं। नहीं मैं अरे चल ना, तू डर क्यों रही है? विमला जैसे ही भोली का हाथ पकड़ती है और भोली हाथ छुड़वा देती है, अपने हाथ सहलाने लगती है। विमला की नजर उसके हाथ के निशानों पर जाती है। हे महादेव, इतने निशान? तुझे तेरे ससुराल वाले मारते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे बता, मैं सजा दिलवाने में तेरी मदद करूंगी। नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सब निशान काम करते हुए लगे। आप मुझे जाने दीजिए। भोली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और विमला भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी लड़की है? इसका नाम भोली है और ये खुद भी इतनी भोली है। चुपचाप अत्याचार सह रही है। अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो भगवान। इधर विमला भोली के लिए प्रार्थना कर रही होती है और उधर भोली अपने घर आ जाती है। सीता उसको मंदिर से आता देख लेती है और उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शंकर और सीता दोनों मिलकर भोली को घर से बाहर धक्का दे देते हैं और भोली जमीन पर गिरने ही वाली होती है। तभी भोला नाम का आदमी उसे संभालते हुए बोलता है, संभल के बहन, चोट लग सकती है आपको। आप लोग इनको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम हमसे पूछने वाले होते कौन हो? ये हमारी बहू है, हम जो चाहे वो करेंगे इसके साथ। मेरा नाम है भोला भंडारी। आप सभी लोग मुझे भोला कह सकते हो। मैं हूँ भोली का भाई। अब से मैं अपनी बहन भोली के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। भाई? अरे इसका तो कोई भाई नहीं है, तू इसका भाई कैसे हो सकता है? ये मुझे रक्षाबंधन के दिन हमेशा राखी बांधती है, तो मैं हुआ ना इसका भाई। चलो बहन, घर के अंदर चलते हैं। भोला भोली को उठाकर घर के अंदर ले आता है। भोली भोला को पानी ला कर देती है। जब भोला पानी पी रहा होता है, भोली को भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और भोला को प्रणाम करती है। अब भोला भोली के घर में रहता है और उसकी रक्षा करता है। सीता और शंकर
भोला के आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, जब से ये भोला आया है मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, देख रहा है ना भोली को कैसे आजकल भोला की सेवा में लगी रहती है। तो कोई हम कुछ बोल दे तो कोई काम नहीं करती। आज या तो भोला रहेगा या तो भोली, एक को तो जान से मार दूंगा। शंकर गुस्से में जैसे ही मारने जाता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और दीवार में टकराने की वजह से उसका सिर फट जाता है। सीता और भोली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तभी भोली भोला के पास जाती है। हे प्रभु, आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर वो मर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली बढ़ जाऊंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन बहन, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जितने भी पाप किए, उसकी सजा यही थी और अब उसकी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ के जाना ही होगा। ये नियम हर मनुष्य के लिए लागू होता है और मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने पाप को कम कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन पाप करता गया, स्त्री का अपमान किया, जिसके बाद उसके साथ ये होना तो अनिवार्य था। आप उनको माफ कर दीजिए। आप चमत्कार से उन्हें सही कर दीजिए ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। बचपन में माँ नहीं रही और अब पिता। कुछ भी करके आप उनकी जान बचा लीजिए। भोली अपनी पति के जान की भीख मांग रही होती है और तभी सीता उन दोनों को चुपके से आपस में बात करते देख लेती है। जैसे ही उसकी नजर भोला पर जाती है, उसको भी भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, ये क्या किया हमने? जिसको दुश्मन मानते रहे वो तो महादेव है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने भोली पर इतना अत्याचार किया और आज वो उसको ही ठीक करने की भीख मांग रही है। आज के बाद मैं भोली पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी और उसको बेटी की तरह रखूंगी। भोलेनाथ भोले की भक्ति से बहुत खुश थे, इसलिए वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और अब सब कुछ ठीक करके अपने लोग चले जाते हैं और इस तरह से भोलेनाथ ने भोली की रक्षा की। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा। इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है। आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है। इस उम्र में भी इसके गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची? सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीबी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई? बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना,
तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, अब तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो, आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगी। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा। जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप नहीं जानती है, नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए, आप खाना खा लीजिए। छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं, बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुँचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है, इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुढ़े को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली, अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए, समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा,
तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तू मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी। मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका। कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है।